हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम एक नई पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे और वो पुस्तक है 8वीं कक्षा की पूरक पुस्तक भारत की खोज। और इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले मैं आपसे इस पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी साझा करती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ और इनका देहावसान यानी मृत्यु 1964 में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य क्रांतिकारियों के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से और इनकी मृत्यु तक यानी 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों में प्रसिद्ध 3 पुस्तकें हैं: विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा और भारत की खोज। अब हम बात करते हैं भारत की खोज पुस्तक की। भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में लिखी थी, जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसका हिंदी अनुवाद भारत की खोज है। जब उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में अहमदनगर के किले में बंदी बना रखा था, तो उन्होंने कारावास के दौरान 5 महीने में इस पुस्तक की रचना की। 1944 में कारावास के दौरान 5 महीने के अंदर। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई सन 1946 में। इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। इन्होंने इस पुस्तक में विदेशी आक्रमणकारियों, प्राचीन अभिलेखों, धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय संस्कृति और राजाओं के आपसी लड़ाई झगड़े से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ादी प्राप्त करने तक के सफ़र को इस पुस्तक में संजोया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता से जानना और समझना चाहते हैं। हालांकि इस पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इतिहासकार की नज़र से नहीं लिखा, उन्होंने एक आम आदमी की हैसियत से लिखा है। जितनी बारीकी से इतिहासकार लिखते हैं उन्होंने उस तरीके से नहीं लिखा, बल्कि एक आम आदमी की नज़र से, जैसा एक आम आदमी सोचता है उसी प्रकार इसमें लिखा है। अब हम शुरू करते हैं भारत की खोज का अध्याय 1, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ भिंगर नदी है, उसके आसपास जो है ये अहमदनगर का किला स्थित है। ये दिन था 13 अप्रैल 1944 का। लेखक इसके प्रारंभ में बताते हैं कि यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, यानी इससे पहले 8 बार वे जेल जा चुके थे। कौन? लेखक। और लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनको यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। फिर लेखक बताते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। लेखक का स्वागत किसने किया? दूज के चांद ने। अभी दूज का चांद क्या होता है? जैसे हमारे अंग्रेजी के महीने होते हैं उसी प्रकार देसी महीने भी होते हैं।
और देसी महीनों में जो तिथियां होती हैं वो होती हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार। और एक से लेकर यानी प्रतिपदा से लेकर जो 15वां दिन होता है उस दिन पूर्णिमा हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर से एक से ही शुरू हो जाता है और अगले 15वें दिन अमावस्या हो जाती है। और ये जो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का समय होता है ये होता है शुक्ल पक्ष, और जो यहाँ प्रतिपदा से लेकर 15वां यानी अमावस्या के पक्ष को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। यानी एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब लेखक कारावास में आते हैं यानी जेल में आते हैं तो वो क्या थी, ये जो था ना द्वितीया। यहाँ लेखक दूज के चांद की बात कर रहे हैं तो वो दूज का चांद कौन सा हुआ, ये प्रतिपदा और ये द्वितीया। द्वितीया को ही दूज बोला है, और यही क्यों, ये क्यों नहीं, क्योंकि आगे लेखक ने बताया कि शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था, तो इसलिए यही जो है ये दूज का चांद था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पूरे साल में 12 पूर्णिमा होती हैं और 12 ही अमावस्या होती हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि जब भी हमें दूज का चांद दिखता था वो हर बार मुझे याद दिलाता कि उनको यहाँ अहमदनगर के किले में यानी इस कारावास में, इस जेल में आए 1 महीना और बीत गया। और इसके साथ साथ लेखक ये भी कहते हैं कि जो चांद है वो मेरा स्थायी सहचर है। सहचर होता है साथी या साथ चलने वाला, क्योंकि वो चांद से ही अंदाज़ा लगाते थे और उनके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि ना उन्हें समाचार पत्र दिया जाता था ना और किसी तरह का कोई साधन था जिससे लेखक को तिथियों का अंदाज़ा हो जाता कि आज क्या तारीख है। तो इसलिए लेखक किससे अंदाज़ा लगाते थे, दूज के चांद से। फिर लेखक बताते हैं कि ये जो चांद है वो मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, क्योंकि जैसे ये अंधेरा था, अंधेरे के बाद जब ये दूज का चांद आया तो क्या हुआ, शुक्ल पक्ष यानी उजाला शुरू हो गया। तो इसीलिए चांद इनको इस बात का एहसास दिलाता है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। इस पाठ में आगे 2 हेडिंग हैं, एक है अतीत का भार और एक है अतीत का दबाव। हम सबसे पहले अतीत का भार पढ़ते हैं। अतीत के भार में लेखक बताते हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया, यानी बगीचा लगाना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अवशेष यानी बचे हुए पदार्थ। चूँकि यह इतिहास स्थल है, जो अहमदनगर का किला है वो इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्धों और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। यहाँ एक शब्द आया है दुर्भी संधियाँ। इसका क्या अर्थ है, जो गलत इरादे से संधि की जाती हैं उनको दुर्भी संधियाँ बोलते हैं। यहाँ का इतिहास पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसका कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक घटना है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। ये जो चांद बीबी थी ये बहुत ही साहसी महिला थी और इन्होंने बीजानगर और अहमदनगर के किले की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा था और इन्होंने इसको बखूबी निभाया। हालांकि अंत में जो चांद बीबी थी उसी के एक सहायक ने यानी उसी के एक अपने आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। फिर लेखक बताते हैं कि खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जैसे होता क्या है कि कोई नगर बसा हुआ है और बहुत सालों के बाद अगर किसी आंधी से, तूफान से या बाढ़ से अगर वो ढह जाता है किला, और फिर बहुत सारे वर्षों के बाद उसी के ऊपर एक और नगर बसा लिया जाता है, यानी ज़मीन उसके ऊपर बहुत सारी ज़मीन की परतें बिछ जाती हैं और उसके बाद ऊपर से दोबारा नगर बसा लिए जाते हैं। तो जैसे लेखक यहाँ खुदाई कर रहे थे तो उनको प्राचीन समय की कुछ चीज़ें मिली, जैसे दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबद और इमारतें। ये चीज़ें लेखक को मिली, लेकिन
फिर क्या होता है कि इनको इजाज़त नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा गहराई तक उसको खोद नहीं पाते, क्योंकि ना तो उनके पास हथियार थे और ना ही जो जेल के अधिकारी थे उन्होंने इस चीज़ की मंजूरी दी, अनुमति दी कि वो खोद सकें। इसलिए लेखक ने उसके बाद क्या किया, कुदाल को छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। कुदाल यानी जमीन खोदने का औजार, उसको छोड़ दिया और उन्होंने हाथ में क्या उठा ली, कलम उठा ली। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यहाँ मैं से तात्पर्य केवल ये नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू इस अहमदनगर के किले से आज़ाद हो जाएं, नहीं, यहाँ मैं से तात्पर्य है कि इस भारत देश को जब तक आज़ाद नहीं करवा लेते तब तक वो यूँ कहते हैं कि मैं वर्तमान के बारे में नहीं लिख सकता कुछ भी। तो जैसा कि लेखक ने बताया कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वे वर्तमान के बारे में नहीं लिख सकते। किसके बारे में नहीं लिख सकते, वर्तमान के बारे में, यानी फिलहाल जो चल रहा है, क्योंकि किस प्रकार आज़ादी मिलेगी, वे अपने लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, या किस तरह से पहुंचा पाएंगे, तो इसके बारे में डेफिनेटली कुछ लिखना, निश्चित तौर पर कुछ लिखना संभव नहीं था। तो इसलिए वो वर्तमान के बारे में नहीं लिखना चाहते थे। फिर बताते हैं कि नए ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता था। पैगंबर क्या होता है, ईश्वर का दूत, यानी जो ईश्वर के दूत होते हैं वो भविष्य के बारे में बता देते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं। लेकिन लेखक खुद ही कहते हैं क्योंकि मैं पैगंबर नहीं हूँ, ईश्वर का दूत नहीं हूँ, इसलिए मैं भविष्य के बारे में भी कुछ नहीं लिख सकता। अभी वर्तमान निश्चित नहीं है तो वर्तमान के बारे में भी नहीं लिख सकता। तो बचा क्या, 3 ही काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। भूतकाल यानी अतीत, जो जा चुका है। तो बचा क्या, अतीत। और अतीत के बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे इतिहासकार इतनी बारीकियों से चीज़ों को देखते हैं, बारीकियों से चीज़ों को लिखते हैं, तो मैं इतिहासकार की तरह नहीं लिख सकता, मैं एक आम आदमी की तरह लिख सकता हूँ कि आम आदमी जैसा सोचता है उसके अनुसार मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ गेटे की एक कोटेशन दी गई है। गेटे कौन था, जर्मन देश का कवि, दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ। इन्होंने क्या कहा था एक बार कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी जिस प्रकार का इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना चाहते थे, यानी एक इतिहासकार की भांति नहीं, एक आम आदमी की भांति। तो जो आम आदमी की भांति लिखा हुआ था वो गेटे के अनुसार अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। इसके बाद अगला हेडिंग है अतीत का दबाव। लेखक बताते हैं कि अतीत का दबाव चाहे भला हो या बुरा, दोनों ही तरह से अभिभूत करता है, यानी पराजित करता है या पीड़ा देता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, क्योंकि किसी भी तरह का दबाव चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम उसमें कुछ कर नहीं पाते तो इससे हमारा दम घुटता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। इसके बाद लेखक अपने आप के बारे में सोचते हैं कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, या उनकी विजयों के उल्लास का, या उनकी पराजयों के दुखद यंत्रणा का, या मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले शुरू हुई थी और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ। यानी लेखक यहाँ बताते हैं कि क्या जो अतीत में जो हमने विजय हासिल की है किसी भी राजा के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर, या जो हमने पराजयों के कारण दुख झेलना पड़ा है, या मनुष्य के जो साहसिक कार्य हैं, मैं किन चीज़ों का उत्तराधिकारी हूँ, या फिर मैं इन सब चीज़ों का वारिस हूँ, और साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। फिर लेखक बताते हैं कि हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता।
अलबत्ता एक बात तो हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सब के रक्त यानी खून, मांस और अस्थियां एक जैसी हैं। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। लेखक इसी के बारे में लिखना चाहता है। किसके बारे में? कि जो विशिष्ट विरासत का विचार है और वर्तमान पर उसको लागू करने के लिए कि वो जो अतीत की विरासत है उसको वर्तमान पर कैसे लागू करें, लेखक इसी के बारे में लिखना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है, कि जो मेरा विषय है वो कठिन है और जटिल है, जो चीज़ मुझे भयभीत कर देती है। लेकिन फिर लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। यानी इसके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं लिख सकता, इसका स्पर्श मात्र कर सकता हूँ, मोटे तौर पर लिख सकता हूँ। बात वही आ गई कि वो एक इतिहासकार की तरह नहीं लिख सकते, एक आम आदमी की हैसियत से लिखना चाहते हैं। इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।